वेलकम फ्रेंड्स। मैंने आपसे बोला था प्रैक्टिस सेट कराने के लिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सितंबर में ज़रूर होगा एग्ज़ाम। ये लोग लेट नहीं करेंगे, अब बाकी सब एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी का मान क्या होगा अगर ये तीनों वेक्टर एक तलीय हो, एक प्लेन में हो। देखो तीन वेक्टर हैं आपके पास, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन के अंदर है। तो मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। नाउ देखिए क्वेश्चन को देखिए, एक वेक्टर है ये और ये दोनों है, ये प्लेन वेक्टर है। कैसे वेक्टर है? प्लेन वेक्टर है, एक ही प्लेन में। तो मान लेते हैं कोई प्लेन ये है वेक्टर ए और बी क्रॉस सी ये रहा, ये दोनों एक ही प्लेन के अंदर आ रहा है। देखिए एक ही प्लेन है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना। क्या निकालना? डॉट प्रोडक्ट। पहली बात तो बी क्रॉस सी, ये जो निकाल के आ रहा है ये वेक्टर, इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो एक ऐसा वेक्टर आता है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। अब देखिए परपेंडिकुलर है तो ये कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा ऊपर। आप ये ना समझें कि ये परपेंडिकुलर है ए के, नहीं, ये कोई एंगल मान लेते हैं थीटा। अच्छा, इस बी क्रॉस सी का एक वेक्टर आया मान लेते हैं ऊपर की तरफ, जो 90 डिग्री इसके साथ भी बनाएगा, इसके साथ भी बनाएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। अब मान लेते हैं ये जो वेक्टर है, कोई वेक्टर है, देखिए यहाँ मैं मान लेता हूँ बी क्रॉस सी से जो वेक्टर निकल के आया वो वी वेक्टर है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का? 90 डिग्री का। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए वी कॉस थीटा, मतलब दो उनके बीच में कॉस बनता है। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसका पूरे का आंसर क्या आएगा? 0। चलिए, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ये बी, 0, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे में ऐसे बहुत से, मैं बताऊंगा इस प्रैक्टिस सेट में से बहुत से क्वेश्चन है जो मैंने जो एग्जाम दिया था सितंबर वाले में, मैंने एयरफोर्स में देखे थे, भी बताऊंगा। एक क्वेश्चन इसमें से आया था, वो कोई और था, लेकिन आप इसको समझो। ये कह रहा है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, मैं आपको समझा दूँ। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। वो जब होती है जब उसमें पहले कोई नंबर आ गया हो। पॉइंट के बाद 2 जीरो है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, नंबर स्टार्ट हो गए 2 से, 2705, 4 नंबर आ रहे हैं वैलिड, यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके, ना ये देखिए, एक गेंद को इतने मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से लंबवत यानी परपेंडिकुलर नॉर्मल ऊपर फेंका जाता है, तो फेंकने में कितने समय बाद वो दोबारा से हाथ में आ जाएगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ से कोई, देखिए मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखिए हमने u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका और एंगल कौन सा ले रहे हैं? 90। वो कह रहा है ना लंबवत। तो देखिए अब हमने क्या किया, मान लिया यहाँ से कोई बॉल फेंकी और लौटने तक ये कोई वो ले रही है। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये तो पैराबोलिक पाथ हो गया। उसने क्या बोला है, ये बॉल है, इसको मैंने ऊपर फेंका 90 डिग्री पे, तो लौट के यहीं पर आ जाएगी वो। तो जाने का और आने का टोटल टाइम आपको सीधा फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। t बराबर 2u साइन थीटा पहुंची, साइन 90 की वैल्यू 1, ये सारी आप पुट करके निकालोगे तो कुल मिला के 4 सेकंड आ जाएगा आपका आंसर। ओके, तो देखो आपका आंसर हो जाएगा 4 सेकंड। अब अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से समझे। क्वेश्चन कह रहा है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती वस्तु जब कोई बल लगाया जाता है तब उसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान इतना है तो बल द्वारा किया गया कार्य। वो कह रहा है कि कोई बॉडी है, चलिए आंसर से दिखा। देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई बॉडी है, इसका मास दे रखा है। पहले इसकी वेलोसिटी देखो, मैं आपको दिखाऊँ ऐसे। पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी? u 10 मीटर पर सेकंड। फोर्स लगाने पर इसकी वेलोसिटी में बदलाव आ गया, वो हो गया 20 मीटर पर सेकंड। मास उसका दिया ही है। अब वो पूछा वर्क क्या होगा। आप जानते हो वर्क का फॉर्मूला एक तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आपको मास और वेलोसिटी दे रखे हो, आप एनर्जी निकाल लीजिए, काइनेटिक एनर्जी, वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। इससे आपका वर्क निकल आएगा। और वैसे भी आप ये फॉर्मूला जानते हो, वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सब वैल्यूज़ को पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 300 जूल, जो कि हो जाएगा करेक्ट। ना देखिए 300 जूल बिल्कुल हो गया करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से समझो आप। ये कह रहा है, सॉरी देखिए ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ये, यदि 500 ग्राम की वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से लंबवत टकराती है तो लौटने पर संवेग में परिवर्तन क्या होगा। और यदि टक्कर प्रत्यास्थ, तो देखो एक बॉडी आई, इस पे जाके से टकराई और उसी एंगल पे वो लौटी है 90 डिग्री पर, तो टोटल मोमेंटम क्या होगा। मैं आपको बता दूं, इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर होता है। देखिए
इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर होता है, लेकिन वो उसी डायरेक्शन में उल्टा लौट कर आया है, तो आप फाइनल वाले पे माइनस का साइन लगा दोगे। दोनों होंगे बराबर, आप जानते हैं ना, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। अब देखिए ये ज़्यादा चीज़ें समझाने की नहीं है, आप खुद समझ जाओगे, क्योंकि अब पेपर नज़दीक आ रहा है, इतना तो पढ़ रखा होगा आपने। तो क्या हुआ है कि बराबर होंगे, इसमें माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो गई है, बॉडी हुई है, ठीक है, बस उसकी डायरेक्शन बदल गई है, वेलोसिटी भी हुई रही है। तो आप क्या करो, इसको इस साइड ले आओ, ठीक है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो नेट मोमेंटम आ जाएगा। नेट मोमेंटम दोनों की, जब दोनों प्लस हो जाएंगे तो डबल ही तो हो जाएगा। आप मास रखिए, वेलोसिटी रखिए जो हो, और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड देंगे, और 2 इसलिए आया क्योंकि डबल हो गया है भाई। पी और दोनों बराबर ही तो है, एक ही तो मोमेंटम है। अब वैल्यू निकालिए 10, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका 10, वो ऊपर वाला हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकंड, यूनिट याद रखें, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति को कब अपना भार अधिक प्रतीत होगा। कोई लिफ्ट में आदमी बैठा हुआ है, उसको अपना वजन कब ज़्यादा दिखेगा। देखो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो वजन बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, और जब लिफ्ट नीचे आएगी तो वजन घटेगा। कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन होना चाहिए उसके साथ, अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो काम नहीं बन पाएगा। फॉर्मूला इसका क्या होता है, मान लेते हैं वेट होता है mg, क्या होता है mg, ऊपर जा रहा है तो g में a जोड़ दो, नीचे जा रहा है m तो g में a माइनस कर दो, बस ये वेट का फॉर्मूला आ जाता है। और अगर मान लो वो एक्सेलरेशन के साथ नहीं जा रहा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वेट में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जब वो अपना भार कब, जब लिफ्ट नीचे की ओर कभी नहीं, ऊपर की ओर एक समान वेग कभी नहीं, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो, एक्सेलरेशन हो उसके अंदर, ठीक है। नाउ देखिए क्वेश्चन जो अगला है वो क्या कह रहा है, दो पिंड, दो बॉडीज़ हैं जिनका मास 2 kg और 3 kg है। वो कह रहा है उन पर जो फोर्स है वो बिल्कुल इक्वल अमाउंट में लग रहा है, बराबर बल आरोपित किया जा रहा है, फोर्स जो एग्जर्ट किया जा रहा है सेम है। 2 kg वाली जो वस्तु है उस पर एक्सेलरेशन इतना लगा, तो 3 kg वाली पर कितना लगेगा। चलिए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन देखिए, पहली बॉडी है जिसका मास है ये, उसका एक्सेलरेशन भी दे रखा है, उसका फोर्स भी दे रखा है। दूसरी बॉडी है, उसका मास है, उसका एक्सेलरेशन दे रखा, फोर्स दे रखा है। वो क्या कह रहा है, दोनों पर फोर्स बराबर लग रहा है, तो F1 बराबर F2, ma दोनों के बराबर हो जाएंगे। A2 की वैल्यू निकालनी है, M2 की वैल्यू ट्रांसफर कर दो और आंसर आ जाएगा 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ना तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 ऑप्शन। अगला देखिए ज़रा क्वेश्चन क्या है, अगला क्या था, म्यू के किस मान के लिए वस्तु नीचे की ओर गतिशील होना शुरू करेगी। देखिए अब एक क्वेश्चन है, मैं चाहूँ तो आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे बॉडी है, ये नीचे एक इसका फोर्स लगेगा, और वैसे इसका एक नीचे लगता है जिसको कहते हैं mg, वेट लगेगा, और इसके साथ एंगल बनेगा 30 डिग्री, और फिर ये mg cos 30 डिग्री हो जाएगा, ये mg sin 30। मैं ऐसी कंडीशन नहीं बताना चाह रहा, बहुत लंबा हो जाएगा, आप सीधा याद रखें, जब भी आपको म्यू निकालना हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना हो, आपको अगर एंगल दिया हुआ है तो आप उसका tan थीटा कर दो, क्या कर दो, tan थीटा, सो ये आंसर आ जाएगा। देखिए म्यू निकालना है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं घर्षण गुणांक। देखिए अब मैं वही है ना कि वो पूरी कंडीशन लगानी पड़ेगी, इस बात को छोड़ो, जब भी एंगल दिया हो आप म्यू बराबर क्या रखोगे, tan थीटा, क्या रखोगे, tan थीटा। तो आप जब वैल्यू निकालोगे म्यू बराबर tan थीटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा 1/√3। देखिए इस क्वेश्चन को आपको करना नहीं है, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, बिल्कुल लेवल का नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो ठीक है आप इसको छोड़िए। अच्छा 10th वाला क्वेश्चन देखो, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r हो और मास हो m, तो उसकी h ऊंचाई पर आवर्तकाल क्या होगा। सीधी बात है, आप तो एक फॉर्मूला जानते हो, t बराबर 2π√L/g, आप ये फॉर्मूला तो जानते हो। दूसरी बात आपको याद होना चाहिए, g बराबर क्या होता है, Gm/r², यही होता है। अब आप क्या करो, मैं इसको आपको दिखाता हूँ, आपने g की वैल्यू क्या होती है, Gm/r², यही तो होती है। अब इस g की जगह अगर आप ये रखोगे वैल्यू, तो आपके में आंसर क्या आएगा, t बराबर 2π√L/g की जगह क्या हो जाएगा, Gm और r² ऊपर। अब एक कंडीशन आएगी, वो इसको सॉल्यूशन करने से आएगी। आपको एक बात और बता दूँ, इतना अगर आप मूड मारोगे तो आप पेपरों को जल्दी नहीं कर पाओगे। टेक्निकल बनो दिमाग से, क्या करोगे आप, नीचे Gm आ रहा है, क्या आ रहा है, Gm, जिसमें Gm आ रहा है वही हमारा आंसर है, खत्म कहानी, ये रहा Gm, ठीक है। और बाकी किसी में आ नहीं रहा है। इतना लॉजिक लगा लिया करो आप, सीधी सी बात है, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें टाइम बर्बाद करने की होती हैं। आपका लॉजिक अच्छा है, आप जल्दी कर सकते हो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी वर्तमान की 1/4 हो जाए तो उसके समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसका आंसर दिखाता हूँ। तो देखिए
हम जानते हैं टी स्क्वायर बराबर आर क्यूब। आपने पढ़े होंगे ना केपलर्स के नियम, केपलर का पहला, दूसरा, तीसरा, उसमें से तीसरा नियम है ये। तो ये टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। उसने बोला नई रेडियस जो है पुरानी वाले की चौथाई हो गई है, बस इसको इसमें पुट कर दो। ये आर टी, अच्छा पुराना वाला ये है तो नए वाले में क्या होगा, टी डैश का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश का क्यूब। फॉर्मूला रखो, स्क्वायर हट गया, रूट बना लेगा, आर की वैल्यू रख दो r/4। अब आर का इसका ध्यान नहीं देना है, नंबर देखो बस। 1/4 का 3/2 निकालते हैं तो 1/8 आता है, जो आपका आंसर हो जाएगा बस एक। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा 1/8। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो। ये बोल रहा है ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। देखो दो फोर्स होते हैं, एक होता है कोहेसिव, एक होता है एडेसिव। एडेसिव होता है दो अलग अलग बॉडीज़ के पार्टिकल के बीच में लगने वाला, कोहेसिव होता है एक ही बॉडी के पार्टिकल के बीच लगता है। तो इसमें से आप पढ़ सकते हो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला कार्यकारी बल। ठीक है, तो एक ही बल लगेगा जो कि एक ही पार्टिकल्स के बीच में लगेगा, एक ही बॉडी के अंदर। ये कह रहा है, चलो ध्यान से पढ़िए। वक्रीय पृष्ठ का आकार यदि अवतल हो तो स्पर्श और कोण क्या होगा। अरे यार ये तो आपको मालूम होगा, कॉनकेव है। क्या है, कॉनकेव वाला। इस कंडीशन में क्या होता है, 90 से कम ही तो होता है ये, बस आप याद रखना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 90 से कम एंगल। स्पर्श कोण से इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एंगल, आप बस इसका ध्यान रखें। ये क्या कह रहा है, सरल आवर्त गति कर रहे कण की ऊर्जा समानुपाती होती है, क्या उसकी एनर्जी। देखो एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है, आप कुल मिला के बस एक बात ध्यान रखें, इसका फॉर्मूला होता है 12m² A², कुछ ऐसा होता है। यानी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, स्क्वायर के। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसको हम शायद वो कहते हैं विस्थापन, एम्पलीट्यूड को आयाम कहते हैं, उसका क्या कहते हैं, आयाम। तो इसमें देखो गति के आयाम के वर्ग के अनुपाती होता है। ठीक है, आप याद रखना। क्वेश्चन देखो, 100 ग्राम लोहे के टुकड़े को इतने से इतने डिग्री तक गर्म किया जाता है, इतनी उसमें से हीट निकलती है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, स्पेसिफिक हीट क्या होगी। इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ। आप इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला रखिए, Q बराबर mst, मस्त। Q बराबर मस्त, तो Q माने हीट रख दी, मास रख दिया आपने, कितना था वो, शायद 100 ग्राम था, कितना था वो, 500 ग्राम, हाँ जो भी है, अभी नीचे दिया हुआ था, हाँ 100 ग्राम था वो। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे, 1000 से डिवाइड दोगे। एस होती है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, वो यहीं रहेगी। टेम्परेचर 75 से, कहाँ से कह रहा था, 45 से 75 किया, अंतर कितना हो गया, माइनस कर लो 30 डिग्री। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 से इधर काटेंगे तो 480 सीधा आएगा आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए आपका आंसर हो गया 480 जूल, ये वाला। अगला क्या कह रहा है, उत्तल लेंस का पावर कैसा होता है। उत्तल माने कॉन्वेक्स लेंस, कैसा, कॉन्वेक्स लेंस। एक होता है कॉनकेव लेंस। इनके पावर के साइन बताऊँ, कॉन्वेक्स का साइन का होता है प्लस पावर होती है, कॉनकेव का होता है माइनस। याद कैसे करोगे, कॉन्वेक्स दिखने में कैसा होता है, देखो ऐसे, कॉन्वेक्स ऐसा दिखता है, ऐसा, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है यानी पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव, मतलब बाहर की तरफ बढ़ रहा है। और अगर आप उसको देखो कॉनकेव को, वो ऐसा होता है, ये बेचारा अंदर की तरफ घुस रहा है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आप इसका आंसर याद रखना, धनात्मक, पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है, कोई वस्तु जब उत्तल लेंस की कुछ दूरी पर रखी गई है, एक उत्तल लेंस है, ऐसा लेंस है, यहाँ से कुछ दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, आगे बोल रहा है, तो उसकी प्रतिबिंब उस वस्तु से 72 सेमी ये दूरी है, वस्तु का आकार दुगना बनता है, लेंस की फोकस दूरी क्या है। देखिए इसको समझाओ। देखिए क्वेश्चन क्या है, वो ये कह रहा है, आप ज़रा क्वेश्चन को पढ़िए। तो वो क्या कहता है कि कोई हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, क्या, कॉन्वेक्स लेंस, उससे कुछ दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज जो बनी बिल्कुल डबल साइज में बन रही है, ऊंची, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 72 सेंटीमीटर। मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी है u और यहाँ से यहाँ तक की v, दोनों का सम 72 है। और वो क्या कहता है कि साइज़ जो है ना इमेज का, उसका ऑब्जेक्ट से डबल है। आप जानते हो साइज़ माने हाइट हो रही है यहाँ पर। आप मैग्नीफिकेशन पावर जानते हो, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ जीरो, वो सॉरी ऑब्जेक्ट, और v/u ये दो बराबर होते हैं, तो v बराबर 2u हो गया, यानी इमेज की जो साइज़ है और उसकी ऑब्जेक्ट की साइज़ की डबल हो रही है। अब आप क्या करो, इसको इसमें पुट कर दो, 2u प्लस u बराबर 72, 3u बराबर 72, कुल मिला के u और v निकल आए। अब आप u और v, अब आप लेंस फॉर्मूला ऐसे लगा सकते हो, मिरर फॉर्मूला से आप ऐसे वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लोगे, 1/16, और आंसर आपका आ जाएगा, ओके, 16। 1/f बराबर 1/16, फोकस बराबर 16 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये सिद्ध होता है। ये बहुत जगह क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर में। तो लाइट का अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। इसकी पता कैसे चलती है? देखो एक ही है, एक जो वेव होती है ना हमारे पास दो होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है ट्रांसवर्स, यानी एक होती है अनुदैर्ध्य और एक होती है अनुप्रस्थ। दोनों में अंतर जो बताता है वो पोलराइजेशन होता है। क्या होता है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को हिंदी में कहते हैं ध्रुवण। बस इससे पता पड़ता है। पहली बात तो ध्रुवण की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ किस में पता पड़ती है? ट्रांसवर्स में। ट्रांसवर्स के अंदर ही होती है बस पोलराइजेशन, और किसी के अंदर पॉसिबल नहीं है जी ध्रुवण की क्रिया, और किसी में नहीं होती है। अगला कह रहा है 6 सेमी व्यास वाले गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर के रेडियस वाले चालक यानी कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी होगी? आप जानते हो उसको कितना होता है? आप फॉर्मूला लगा सकते हैं इसका मैं दिखा देता हूँ। मैं आपको बता दूँ, इसका जो होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये वैल्यू होती है कैपेसिटेंस की किसी भी गोल चालक के लिए, सर्कुलर कंडक्टर के लिए। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 × 10⁹। आपने चार्ज वाले चैप्टर में पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। और रेडियस आप रख सकते हो मीटर में चेंज करके, और वैल्यू कट पिट के आप निकाल लेना। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 ऑप्शन। अगला देखिए, किसी चालक में निश्चित समय में उत्पन्न ऊष्मा, मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर हीट कैसे होती है? हीट का फॉर्मूला याद रखना, I²RT। करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के और टेम्परेचर वो टाइम की। ठीक है, तो इसमें जहाँ जो ऑप्शन आ देखो, चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती, यही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ओके, और देखिए लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है, इसके अंदर I बराबर I0 sin ω t। इसमें I0 क्या है? ये आपकी क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू तो होती है, महत्तम मान। जी आंसर हो जाएगा आपका। अब और देखिए, एक इलेक्ट्रॉन, एक AMU 9, ये जो आपका होता है 931 मेगावोल्ट की। ठीक है, चलिए, और ज़्यादा तो आपके लेवल का इसमें कुछ है नहीं है। बाकी ये सब तो कभी आते नहीं है ऐसे क्वेश्चन, इनका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। थोड़े से इसमें केमिस्ट्री के 2-3 हो गए हैं, लेकिन ये एयरफोर्स एक्स का ही है। आप बस इनकी प्रिपरेशन करो। देखो बहुत ऐसे टॉप के प्रैक्टिस सेट हैं, आप ये कहोगे ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में फंसने लायक हैं, और ये फंसते भी हर बार। बस मैं आपको यही कराऊंगा, आप बिल्कुल तैयार रहें।